दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में। आज हम एनालाइज करेंगे भारत और चाइना की इकोनॉमी और जानेंगे कैसे भारत चाइना से कम्पीट कर सकता है। 1990 में भारत की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा थी $380। उस समय चाइना की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा भारत से कम $330 थी। 2018 में ये भारत की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ के $2020 हो गई, जबकि चाइना का यही फिगर $9,460 तक बढ़ गया। 1990 में इंडिया का जीडीपी था $320 बिलियन, चाइना का जीडीपी था $360 बिलियन। 2018 में भारत का जीडीपी बढ़ के $2.7 ट्रिलियन हो गया, मगर चाइना का जीडीपी बढ़ के $13.6 ट्रिलियन हो गया। आखिर 30 सालों में इतना डिफरेंस आया कैसे? चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इतना आगे निकल गया? चाइनीज इकोनॉमी 1990 के बाद ऑन एन एवरेज 10% से बढ़ी, वहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 6.5% से बढ़ी। चाइना के बढ़ने के कई रीजंस हैं। हम यहाँ 4 मेन रीजंस के बारे में बात करेंगे। पहला रीजन, रिसर्च के अकॉर्डिंग चाइना की सक्सेस का एक मुख्य कारण है कि चाइना पिछले 50 सालों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। जहां इंडिया ने पिछले 50 सालों में करीब जीडीपी का 3% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, वहीं चाइना ने 9% तक खर्च किया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग दोनों देशों के लिए 6 से 7% तक खर्च करना पर्याप्त था। इंडिया के कम खर्च करने का कारण उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप का नतीजा हो सकता है। इस इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, जबकि इंडिया में सेंटर के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, तो हर पार्टी इमीडिएटली वोट बैंक को खुश करने में लग जाती है। इसके विपरीत चाइना में लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। दूसरा बड़ा रीजन जिसकी वजह से चाइना इतना ग्रो कर पाया वो है उसका मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना। जैसे कि हमने देखा 1990 में चाइनीज जनता की तनख्वाह बहुत कम थी और वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। चाइना को जरूरत थी कि वो बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन से काम करवाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो उसने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सेटअप की ताकि सस्ती लेबर से सस्ते में सामान बनवाया जा सके। इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनवाए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था और इन्वेस्टर्स के पास सस्ती लेबर का एक्सेस था। इससे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बड़ा पुश दिया। इंडिया इसमें लेट हो गया। इंडिया ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवाए, मगर काफी लेट ऐसा किया। इंडिया ने कोशिश की कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ना करके बड़ी कंपनीज को इनिशिएटिव देके बुलाए और उनसे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करवाए। कुछ एरियाज जैसे कि कार प्रोडक्शन में ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही, मगर सारे एरियाज में कारगर नहीं रही। इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में एब्जॉर्ब हुई। मगर अब 2020 में चाइना की लेबर सस्ती नहीं रही। आज ग्रोस नेशनल इनकम जब $10,000 हो गई है, जबकि इंडिया की इनकम उसका 1/5 है, यानी $2020। भारत इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है, मगर भारत को उसके लिए न केवल फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर्स पे रिलाय करना चाहिए, बल्कि सरकार को खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और मार्केट में हम मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से बहुत ज्यादा सस्ता सामान बना पाएंगे। इसका मतलब होगा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। तीसरा बड़ा रीजन ये था कि चाइना बिजनेस के सिद्धांत इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भरपूर फायदा उठाता आ रहा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी आप ज्यादा बल्क में मैन्युफैक्चर करते हो तो सामान सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप फिक्स्ड कॉस्ट को ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो। यही वजह है कि होलसेलर्स बल्क में खरीदते हैं तो सामान उन्हें सस्ता मिलता है। चाइना ने बड़ी स्मार्टली सारे देशों के मार्केट को स्टडी करके वहां की नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल किया है। उसके पास हर अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई वर्किंग पॉपुलेशन और बिजनेस के सिद्धांत जैसे कि रिस्क टेकिंग और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उसने भरपूर फायदा उठाया है। मगर 30 साल बाद चाइना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, चाइना की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग के कारण उसकी एनर्जी नीड्स भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उसका ऑयल मलक्का स्ट्रेट से चाइना में आता है और उसको डर है कि वॉर सिचुएशन में इंडिया मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है।
एनर्जी पे रिलायंस दोनों ही देशों की बहुत ज्यादा है। इंडिया ने इस रिलायंस को खत्म करने के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इंडिया ने सोलर अलायंस को को-फाउंड किया था, जिसके 67 कंट्रीज मेंबर हैं। धरती पे 1 घंटे में जितनी सूरज की रोशनी आती है, अगर उसे पूरा यूज कर लिया जाए तो सारे देशों की पूरी साल की एनर्जी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत सारे कंटिनेंट्स के देशों को ग्रीन एनर्जी ग्रिड से कनेक्ट करना चाहता है, जिससे सोलर एनर्जी का ऑप्टिमली यूज किया जा सके। ये प्रोजेक्ट 9 जनवरी 2020 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ल्ड बैंक को कंसल्टेशन के लिए पिच किया गया था। मगर दोस्तों, सोलर सेल्स चाइना में बनते हैं। इंडिया और बाकी मेंबर देशों को सोलर सेल्स की लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी होगी या फिर चाइना से ही इंपोर्ट करना होगा। यही चीज चाइना खुद भी कर सकता है। बहुत सारे देशों में चाइना ने डेवलपमेंट के लिए लोन दिए हुए हैं और धीरे धीरे चाइना इन देशों को अपना गुलाम बनाता जा रहा है। चौथा रीजन, दोस्तों, हर 30 से 40 सालों में हर देश की वर्किंग पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं। चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन 1990 से 2020 में बढ़ रही थी। 1990 में अराउंड 500 मिलियन लोग वर्किंग पॉपुलेशन में थे, जबकि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। 2025 में चाइना की ये वर्किंग पॉपुलेशन पीक पे 800 मिलियन के अराउंड होगी, जबकि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 650 मिलियन होगी। यानी इन 30 सालों में चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन हमेशा इंडिया से ज्यादा रही है और दुनिया में भी सबसे ज्यादा रही है। वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब है आपके पास ज्यादा लोग हैं जो बाकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन को संभाल सकेंगे और आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। मगर अब चाइना की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसकी वर्किंग पॉपुलेशन अब धीरे धीरे घटेगी। इसका मतलब है जिस स्केल पे वो प्रोड्यूस कर रहा था वो कम हो जाएगा। वहीं भारत की वर्किंग पॉपुलेशन लगातार बढ़ के 2050 में पीक करेगी। आंकड़ों के अनुसार इंडिया के पास 300 मिलियन ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी। जो एडवांटेज चाइना को 2020 तक मिला वो अब भारत को मिलना शुरू हो जाएगा। मगर भारत शायद इसका एडवांटेज पूरी तरह से नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजिकल युग में ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन के लिए इंसानों की जरूरत कम होगी। हो सकता है ऑटोमेशन और रोबोट्स अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, पर क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऑटोमेशन विड स्प्रेड होने के कारण सस्ती पॉपुलेशन का शायद किसी देश को फायदा ना हो। इसलिए आज के युग में प्रोग्रेस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ज़रूरी है सर्विस सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर होना। यूएस में प्राइवेट कंपनीज मार्स पे जाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह रिसेंटली इंडिया ने इसरो में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अलाउ करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा सबसे उभरता हुआ फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी देश को कई सालों आगे ले जा सकता है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हमारी बढ़ती आबादी हमारी शक्ति भी है, क्योंकि हमारे पास डेटा का बहुत बड़ा सोर्स है। एआई को सशक्त बनाने के लिए डेटा चाहिए और इंडिया और चाइना के पास वो भरपूर है। इस सब के अलावा दुनिया का रश किस तरफ है, इससे भी पता लगता है कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। दुनिया के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश जैसे कि जापान, फ्रांस, इजराइल, रशिया और यूएसए आज चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो जाए। चाइना की गीदड़ भपकियां हमारे लीडर्स पे साइकोलॉजिकल बार बनाना चाहते हैं ताकि हम प्रोग्रेस की तरफ ध्यान ना दे सकें। जब भारत ने चाइना की BRI प्रोजेक्ट को अपोज किया था तो डोकलाम हुआ था। आज जब भारत ने ओपनली मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का दावा किया है तो चाइना गलवान वैली में हमें डराना चाहता है ताकि लीडर्स कोई प्रोग्रेस की तरफ कदम लेते हुए घबराएं। अब मैं अपने एनालिसिस को समराइज करता हूं। भारत को 3 इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्ते एनर्जी सोर्सेज बनाने होंगे। दूसरा, अपनी बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सेटअप करनी होंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी तेज गति से प्रोग्रेस करानी होंगी। आशा करता हूं आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम जल्द लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।